अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि कल आप लोग जानते हैं हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था रेडिएशन एक्सपोजर। इसके बाद हमारे कल जो टॉपिक्स हैं वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे जो आखिरी जो टॉपिक्स हैं वो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, यूनिट्स ऑफ रेडिएशन, यूजेस ऑफ रेडिएशन, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो आज हमने पढ़ना है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर या बेसिक फोर्सेस इन नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। गर्ल्स ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है ये टॉपिक, ठीक है। हमने देखना है हमारी नेचर में कौन सी बेसिक फोर्सेस है, ठीक है स्टूडेंट्स हमारी नेचर में 4 बेसिक फोर्सेस हैं, ठीक है। 4 फोर्सेस हैं जो हमारे नेचर में बेसिक फोर्सेस हैं, ठीक है, जिनको फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है। सबसे पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से 4 फोर्सेस हैं। पहला सबसे पहले नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। दूसरी फोर्स जो है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी फोर्स जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन सब की हमने भी बाद में डिटेल पढ़नी है, ठीक है। वैसे तो हम ये 4 फोर्सेस पढ़ चुके हैं पूरे में, लेकिन एट लास्ट में आखिरी चैप्टर में इन सबका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इन सबको समराइज किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो चौथी फोर्स है उसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वैसे तो हम ये 4 फोर्सेस डिस्कस कर चुके हैं, पूरी बुक में हमने इन 4 फोर्सेस के बारे में तो पढ़ा, और आज हम इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे, इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी लॉन्ग रेंज होती है, कौन सी शॉर्ट रेंज होती है, कौन कौन से फोर्स कितने कितने यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी 4 बेसिक फोर्सेस हैं हमारी नेचर में जो एग्जिस्ट करती हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ऐसे न्यूटन ने सबसे पहले हमें इसी ने ही ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। इसने बताया था, ठीक है। हम सबसे पहले न्यूटन के लॉ की हम डेफिनेशन देखते हैं। इसने हमें क्या बताया था, इसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मैस है जिसका नाम है M1। एक और ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, उसका हम सपोज कर लेते हैं मैस है M2, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं R से। अब न्यूटन ने कहा था पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया M1 जो मेरा मैस है, इस मैस को मैंने नाम दे दिया M2। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया F। तो स्टूडेंट्स न्यूटन ने कहा था जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज से, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इन दोनों में से M1 को या M2 में से किसी एक को बढ़ा दूं, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ तो फिर भी फोर्स बढ़ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को इंक्रीज करूंगी तो फिर भी फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। या सिर्फ M2 को बढ़ा दूंगी तो फिर भी फोर्स इंक्रीज करेगी। न्यूटन ने कहा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, ठीक है। इसने पहला कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स में। दूसरी इसने हमें ये बात की थी कि फोर्स जो सी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कि अगर हम इन दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम होती जाएगी, अगर इनका डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। फिर इसने क्या कहा था, इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स इसने क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। तो चलिए कंबाइन करके चेक करते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स
जब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म करने के लिए कांस्टेंट यूज होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने खत्म किया तो इसकी जगह हमने लगा दिया ये g जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैंने कर ली थी। अब ये जो g है कैपिटल G इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है, हम दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है और इस g को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू होती है 6.67, चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ठीक है। ये हमारे पास होती है इस g की वैल्यू। आगे मेंशन कर देते हैं यूनिट्स, न्यूटन मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने देखे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसी चीज को हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अगली फोर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगली फोर्स में से जाने से पहले मैं आपको कुछ एक और इसके बारे में एक दो बेसिक बात बता देती हूँ। स्टूडेंट्स ये जो होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप हमें हमेशा याद रखनी है बातें जब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये फोर्स होती है लॉन्ग रेंज, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फोर्स होती है लॉन्ग रेंज, मतलब दूर तक अट्रैक्ट, दूर दूर चीजों को भी ये उन पे भी ये असरअंदाज हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा इसकी लॉन्ग रेंज होती है कि स्टार्स पे गैलेक्सीज तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। ये हमारे जो ओशन में टाइड्स होती हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े ओशन होते हैं इनमें जो लहरें होती हैं, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं, ठीक है। ये जो ओशन के टाइड्स होते हैं किसकी वजह से होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। स्टूडेंट्स हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, ये भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। हमारी एटमॉस्फेयर को, सी को, ठीक है, ये सारे अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है, ये किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। हमें हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे सीज को, ये सारे अपनी जगह पर फिक्स है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये आप अपने याद रखना है एक लॉन्गर रेंज फोर्स होती है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, अगले फोर्स की। दूसरी जो हमारे पास फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चलिए इसको दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी अगली फोर्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जब चार्जेस रेस्ट करते हैं तो उनके दरमियान में कौन सी फोर्स होती है? उनके पास होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 3 और 4 में बताई। और जब चार्जेस मोशन कर रहे हैं तो उनके पास होती है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जब मोशन करते हैं उनके पास होती है मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स जब ये दोनों फोर्सेस मिलती हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था, हम लोग जानते हैं कूलम नामी साइंटिस्ट का, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में लर्न किया था। इसने क्या कहा था? सपोज कर लेते हैं हम दो चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस को एक को नाम दे दिया Q1 का, एक को नाम दे दिया Q2 का। इनके दरमियान में सेपरेशन है तो उस सेपरेशन को नाम दे देते हैं R का। तो स्टूडेंट्स इसने कहा था जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के प्रोडक्ट के। जिस तरह न्यूटन ने कहा था ना फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेज के, तो कूलम ने कहा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर इन दोनों को आप बढ़ा देंगे, मतलब दैट सपोज आप Q1 चार्ज बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर Q2 चार्ज बढ़ा देंगे तो फिर भी फोर्स बढ़ जाएगी, अगर दोनों को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगी। इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, ठीक है। स्कूलर ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस के मतलब अगर इन दोनों चार्जेस में आप ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसने भी इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया था। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। हमारे पास एक कांस्टेंट बना था, कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करके इसने एक कांस्टेंट बना दिया था,
ठीक है, और ये हमने Q1 Q2 लिख लिया, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया। आज दिन एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हमने क्या यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया K कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो K कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था कूलम लॉ की साइंस। ठीक है, इसने यही कहा था कि जो चार्जेस के दरमियान में अगर डिस्टेंस ज्यादा करते थे तो उनके दरमियान में फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं K को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास। आगे हम बात करते हैं एक अगली फोर्स की जो कि इंपॉर्टेंट है, जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को स्टूडेंट्स हम इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी फोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट्स होती है, लेट्स सपोज करते हैं आपके पास एक हीलियम का एटम है। आप लोग जानते हैं हीलियम के एटम के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करते हैं, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स आप सपोज करें आपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, अब पीछे आपके पास बच गया हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, ये किसका न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस है। इसमें आप लोगों को पता है 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स अगर सोचने वाली बात है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में रिपेल करना चाहिए। ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्स तो इसमें ऐसी है जो इन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स को जैसे जोड़ कर रखा हुआ है। प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, अकॉर्डिंग टू रिपल्सिव फोर्स से की जाए, दोनों की सेम नेचर है, तो दोनों को रिपेल करना चाहिए। तो कोई ना कोई इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसी फोर्स है जो उस रिपल्सिव फोर्स को कम करके जिसने इनको जोड़ कर रखा है, तो उस फोर्स को स्टूडेंट हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के रखती है। तो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का आपने ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के बाउंड्रीज तक होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को जोड़ के रखती है, और ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज न्यूक्लियस की बाउंड्रीज तक रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक आखिरी फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ कर रखा होता है, जो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स को आपस में क्या करती है, जोड़ कर देती है। अब हम एक आखिरी फोर्स की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कभी कभी जब बीटा डिके हमने पढ़ा था, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन्स किससे टूट जाते हैं, प्रोटॉन से। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर तो 0 आना चाहिए, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो हम कहते हैं साथ में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो वो अपने साथ साथ एक एंटी पार्टिकल एमिट करता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो साथ साथ हमारे पास क्या बनता है, एंटी न्यूट्रिनो। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, बीटा नेगेटिव डिके। इसको दोबारा से मैं बता देती हूँ, कहीं दफा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कुछ न्यूट्रॉन्स टूट जाते हैं प्रोटॉन। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए प्लस हो तो ये तो इसमें नहीं ना, इक्वेशन तो बैलेंस ना हुई। ठीक है, तो प्लस माइनस 0 दर्ज है, तो इसलिए हमारे साथ 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 एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो अपने साथ अपना एक एंटी पार्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, उसको भी एमिट करता है। एक हमने स्टूडेंट्स हमने दूसरा प्रोसेस भी देखा था, अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाए तो कुछ प्रोटॉन्स टूट जाते हैं न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस ना हुई, इधर प्लस का सिंबल होना चाहिए, तो साथ साथ में क्या एमिट होता है, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन अपने साथ अपना एक एंटी पार्टिकल निकालता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। तो स्टूडेंट्स जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब ये चेंजेस हो रही होती है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इन चेंजेस के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमने ये बीटा डिके में ये प्रोसेस पढ़ा था, बीटा माइनस डिके में, इसको हमने कहा था बीटा प्लस डिके। इसमें क्या होता था, हमारे पास न्यूट्रॉन ज्यादा हो तो प्रोटॉन्स में बदल जाते हैं, प्रोटॉन ज्यादा हो तो किसमें बदल जाते हैं, न्यूट्रॉन्स में। बैलेंस करने के लिए अपने साथ इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ये अपने साथ पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है साथ उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो,
जब पॉजिट्रॉन इमिट होता है साथ में उसका एंटी पार्टिकल जिसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने वीक इंटरकोर्स के बारे में जो बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये एक शॉर्ट रेंज कोर्स होती है, ठीक है, इतनी शॉर्ट रेंज होती है इसकी जो रेंज होती है क्रिटिकल बराबर होती है 10⁻⁻17 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके बाद जैसे हमने 4 कोर्सेज डिस्कस की, वीक न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत आसान सारा कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपको ये देखना है कि कौन सी लॉन्ग रेंज है कौन सी शॉर्ट रेंज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।